नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की एलटी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हमारा भी पूरा प्रयास है दोस्तों कि आपको लगातार वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। सुबह दोस्तों हमने एक रिवीजन क्लास ली थी, उसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। दोस्तों इसी क्रम में आज हम रिवीजन क्लास 5 लेकर आए हैं। इसमें हमने एक स्टेप आगे बढ़कर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। इन पूरे 50 क्वेश्चन को दोस्तों आप अटेम्प्ट करिएगा और आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक कमाल का सेशन पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं ना, तो वो किससे संबंधित है। अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सोचिए। आपको मैं 3 सेकंड का वक्त देता हूँ। तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब है दोस्तों कि ये अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। एक होता है अभिसारी चिंतन, जो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है दोस्तों, इसमें किसी पर्सन को कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं या फिर कुछ तथ्य दिए होते हैं और उनमें वो अपने फैक्ट्स जोड़कर निष्कर्ष निकालता है या किसी समस्या का समाधान करता है, ठीक है। तो ये अपसारी चिंतन ज़्यादातर प्रतिभाशाली बच्चे, रचनात्मक बच्चे, सृजनशील बच्चे, इनमें दोस्तों ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपसारी चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चा किस प्रकार से सीखता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा किस प्रकार से सीखता है। पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या फिर कई प्रकार से। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, ए बी सी डी। तो आपके लिए फिर से 3 सेकंड है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर है डी यानी कई प्रकार से। देखिए दोस्तों, जो सीखना है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया होता है, जिसमें छात्र कई प्रकार से सीख सकता है। जैसे पुस्तकें पढ़कर सीखता है, वो परिचर्चा द्वारा सीखता है, अखबार पढ़कर सीखता है, प्रश्न पूछकर सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, समस्याओं को हल करके सीखता है। तो ये सभी दोस्तों क्या है, सीखने के तरीके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक 5 वर्ष के बालक की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसी हो सकती है। परावर्तित चिंतन, निर्देशित चिंतन, मूर्त चिंतन या फिर तार्किक चिंतन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप बताइए। आपके पास 3 सेकेंड का टाइम है, ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि परावर्तित चिंतन। तो एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन दोस्तों आपका क्या होता है, परावर्तित चिंतन टाइप का हो सकता है या होता है, ठीक है। आज ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें प्रश्न पूछने की आदत होती है। जैसे कोई शिक्षक कोई पाठ पढ़ाता है कक्षा में, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, बच्चों से ये कह सकता है कि भाई आपने जो जो चीज़ पढ़ी उस पर बेस्ड आपको क्या आपने चीज़ें सीखी, ठीक है, और उस पर जो आपको प्रश्न है आप वो भी पूछ सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का उदाहरण होता है, ठीक। अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछता है तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होती है बच्चों में। 5 वर्ष के बच्चे हैं, वो तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। अगर आप उनको कोई चीज़ बताते हैं तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि वो तुरंत क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है ना कि जैसे आप क्या हुआ, परावर्तित होकर वापस लौट गई। जैसे फिजिक्स में बताते हैं ना कि भाई एक तरंग आई, ठीक है, रे आई, और वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो उसी तरह से दोस्तों कि जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा तो वो क्या हो गया, तुरंत तो क्या हो गया, उसका रिफ्लेक्शन हो गया। कोई चीज़ आई, उसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। आत्मकेंद्रिकता, सजीवतावाद, यथार्थवाद या फिर वैयक्तिकवाद। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आत्मकेंद्रिता, ठीक है, सजीवतावाद या फिर यथार्थवाद। देखिए आत्मकेंद्रिता का मतलब ईगोसेंट्रिसिटी, ठीक है। सजीवतावाद है कि मतलब वो क्या है, लाइव है, ठीक ठीक, अलाइवनेस। इसके अलावा यथार्थवाद यानी कि रियलिस्टिक,
और व्यक्तिकवाद यानी कि इंडिविजुअलिटी। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है डी, यानी कि व्यक्तिकवाद से बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है। उसमें ईगोसेंट्रिसिटी पाई जाती है, सजीवतावाद पाया जाता है, यथार्थवाद भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन व्यक्तिकवाद से बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, अब व्यक्तिकवाद है क्या दोस्तों? ये एक आपका एक राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है, यानी फिलॉसफी है। ठीक है, जो व्यक्ति के क्या होता है भाई, स्वतंत्रता और आत्म यानी कि आप उसकी जो आत्मनिर्भरता है उस पर वो क्या करती है, बल देती है। तो व्यक्तिकवाद तो क्या है, एक तरह की फिलॉसफी है ना, जो उसकी फ्रीडम और आत्मनिर्भरता पर बल देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। कोमल शिल्प उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर उपागम किससे संबंधित है दोस्तों? रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से, या फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से? तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? आपको पता है भाई, हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो बताइए, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर हैं। तो ये वाला दोस्तों किससे रिलेटेड है? कोमल शिल्प उपागम से रिलेटेड है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, तो जो कोमल शिल्प उपागम है उसका संबंध आपका क्या होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कारक माना है, कार्यवाहक माना है, सॉरी ये कार्यवाहक होगा। ठीक है, कार्यवाहक। ठीक, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, या फिर पाठ्यक्रम को? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? कार्यवाहक। तो देखिए, जो स्मिथ हैं, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक माना है। ठीक है, शिक्षक क्या होता है, कार्यवाहक होता है। ठीक है, और जो आपका विद्यार्थी है वो आपका क्या होता है, लक्ष्य, या फिर इसको उद्देश्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, और पाठ्यक्रम आपका क्या है दोस्तों? ये आपका क्या है, मध्यस्थ चर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपका बालक है वो आपका क्या होता है दोस्तों, आश्रित चर होता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर किस पर आश्रित है? वो शिक्षक पर है। ठीक है, तो जो शिक्षक है वो क्या कहलाएगा, स्वतंत्र चर कहलाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आपका आश्रित चर है बालक, और शिक्षक आपका क्या है, स्वतंत्र चर। और जो पाठ्यक्रम है दोस्तों वो आपका क्या होता है, मध्यस्थ चर होता है, जो इनके मिडिल में जो चर होता है, यानी कि जो आपका मिडिल वेरिएबल है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जो शिक्षक है वो आपका क्या है, कार्यवाहक है। ठीक है, बालक आपका क्या है, लक्ष्य व उद्देश्य। ठीक है, लक्ष्य या फिर उद्देश्य। ठीक, तो स्मिथ ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में इस तरह से डिफाइन किया है इनको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पाठ्यक्रम निम्न में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? पाठ्यक्रम कौन से चर में आता है दोस्तों? ये आता है मध्यस्थ चर में। आश्रित चर में कौन आएगा दोस्तों? बालक। स्वतंत्र चर कौन होगा? शिक्षक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? शिक्षण के आधार पर कितने चर है दोस्तों? अब भी बताया आपको कितने चर हैं, 3 चर हैं। कौन कौन है? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से हमने इसको कलेक्ट किया है अलग अलग एग्जाम में। कोई आपका यूपीटीटी में आया है, कोई सेंट्रल टेट में आया है, तो सभी दोस्तों ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम शिक्षा में मदद करता है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, प्राथमिक शिक्षा में कौन मदद करता है? बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, या फिर इनमें से सभी? तो इसके लिए आपके पास 3 सेकंड है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इनमें से सभी। ये सभी प्राथमिक शिक्षा में मदद करते हैं। ठीक है, देखिए बात करें दोस्तों, जैसे बच्चे का लोकतंत्रीकरण है, ये तो प्राथमिक शिक्षा का सबसे मेन कंपोनेंट कह सकते हैं, सबसे मुख्य घटक है। ठीक है, इसमें बच्चे स्वतंत्र होकर अपने कार्य एवं व्यवहार को संचालित करते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या होता है कि लोकतांत्रिकरण तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक तरह से कंपोनेंट है। ठीक, प्राथमिक शिक्षा का। इसके अलावा जैसे बच्चों का समाजीकरण, ठीक, पाठ्यक्रम की समझ, ये भी दोस्तों आपके क्या है, प्राथमिक शिक्षा में हेल्प करते हैं।
भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? ठीक, क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे अध्यापक की इफेक्टिव प्रेज हो? ठीक, आप कहें कि वाह, अध्यापक के लिए आप कहें कि बहुत अच्छा। ठीक, विद्यार्थियों के अवधान को उसके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उसके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। और जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक प्रदान करता है या फिर समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, तो भाई क्या राइट आंसर होना चाहिए? एक अध्यापक की प्रभावी प्रशंसा के रूप के लिए क्या फैक्टर इनमें से काम करेगा? तो बताइए, विद्यार्थी के अवधान को उसके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करे वो, या फिर विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उसके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करे, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ठीक है, या फिर जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। तो किस बात में इसकी प्रशंसा की जाएगी? तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है सी वाला, कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और कार्य निष्पादन की महत्व की सूचना देता है। ठीक है, देखिए, अगर विद्यार्थी है उनका अगर वो सफलता पाते हैं तो इसी में क्या होती है? अध्यापक की सफलता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है, यानी कि हम कह सकते हैं विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और कार्य निष्पादन की सफलता अगर सूचना उनकी मिलती है तो वही दोस्तों आपका क्या होता है? अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय कार्य होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अगर आपके विद्यार्थी सफल होते हैं तो अध्यापक को भी सफल माना जाता है कि इसने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? विद्यार्थियों का निष्पादन। ठीक है, उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया, तो जितना अच्छा वो कार्य करेंगे उतना ही अच्छा, या जितना अच्छा वो रिजल्ट लेकर आएंगे उतना ही अच्छा क्या होगा? उनका टीचर की प्रभावी प्रशंसा होगी। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? आपको सोच के बताना है कि कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुवेशन है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर होना चाहिए शिक्षण अनुवेशन है। बाकी सब तो ठीक है, शिक्षण में सुधार कर सकते हैं, शिक्षण औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, और शिक्षण को तो क्या माना जाता है? कौशल माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, अब शिक्षण अनुवेशन है दोस्तों, ये आपका गलत है। शिक्षण अनुवेशन नहीं है, बल्कि दोस्तों जो शिक्षण है वो सहचर्य की भूमिका निभाता है। सहचर्य का मतलब एसोसिएट करना। ठीक है ना, तो अनुवेशन नहीं है, वो आपका क्या है? एक एसोसिएशन की भूमिका निभाता है, जिसमें क्या होता है? शिक्षक और छात्र दोनों का संबंध बना रहता है। तो शिक्षण एक्चुअली क्या है? एसोसिएट करने वाली चीज है, कि वो शिक्षक को छात्र से एसोसिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका एनालिटिकल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। या कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वो ट्यूशन ना पढ़ाए, गलत दिख रहा है। उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि उसकी कोई हानि ना पहुंचाए, ये भी गलत दिखता है। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को हल कर सके, और इसके बाद उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकारीगण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना कर सके। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए कि एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए? इसका मतलब ये है कि उसको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तम शिक्षक वह है जो, 4 ऑप्शन देखो, फटाफट आंसर दो। छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है, पाठ्यचर्या को संप्रेषित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर दे दो। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। शिक्षक का मेन एम क्या होता है कि भाई छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, है ना। तो इसके लिए क्या है कि भाई जो एक बेस्ट टीचर होगा वो ऐसी अधिगम प्रोसेस को अपनाएगा, ऐसी अधिगम प्रक्रिया का संचालन करेगा जिससे कि छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन हो। और जब व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं? अधिगम बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है। विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव या फिर संसाधनों की उपलब्धता। जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। 1 2 3 4 क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, संसाधनों की उपलब्धता। ठीक, वे सभी घटक जो शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शिक्षण घटक कहलाते हैं। अब इनकी अगर अनुपस्थिति होगी तो उसमें शिक्षण कार्य क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी घटक शिक्षक के लिए अनिवार्य रूप से होने आवश्यक है, जैसे कि विषय का ज्ञान, उसमें संप्रेषण कौशल भी अच्छा होना चाहिए और विद्यार्थियों से जुड़ाव भी होना चाहिए ताकि आप उनकी समस्याओं को समझ सकें। तो संसाधनों की उपलब्धता इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चों के सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चा उपयुक्त सभी करे। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, अधिगम तभी प्रभावी होगा जब से सारे काम किए जाएंगे कि बच्चों को पहले आप सीखने के लिए तत्पर करें। ठीक है, उसके अलावा बच्चा जो भी सीखता है उसको बार बार वो दोहराए। ठीक, इसके अलावा बच्चों द्वारा संतुष्टि का अनुभव किया जाए। ठीक है, इसके अलावा क्रियाविधि द्वारा भी अधिगम होना चाहिए। ठीक, खेल विधि का प्रयोग करो, कक्ष का वातावरण बढ़िया होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो सभी ये क्या है? अधिगम प्रभावशाली के लिए होने आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है, पाठ्यपुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है या फिर क्रिया करके होता है? जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या है? ज्ञान को रटने से, पाठ्यपुस्तक को पढ़ने से, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा या फिर क्रिया करके होता है? सभी इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका क्या राइट आंसर होगा? क्रिया करके। दोस्तों बालक में अधिगम का विकास क्रिया करके ही होता है। ठीक है, जब आप अनुभव लेते हैं तो उसके द्वारा सीखा गया ज्ञान हमेशा क्या होता है? प्रभावशाली होता है और स्थायी होता है। ठीक, जैसे कि भाई एक जलती हुई मोमबत्ती को अगर बच्चा छू ले तो उसके बाद उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि भाई जो आग है उसको अगर आप छुओगे तो आप जल भी सकते हो, तो क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, करके सीखा। ठीक, तो इसलिए क्रिया करके ज्ञान आपको जो मिलता है वो आपका हमेशा स्थायी होता है और अधिक प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है या फिर पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है? तो जरा सोच के इसका राइट आंसर बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ए वाला, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए जो अधिगम है वो ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है भाई, 6 से 11 वर्ष की जो आयु है वो कौन सी अवस्था कहलाती है दोस्तों? ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जो पियाजे के द्वारा सिद्धांत दिया गया था ना, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पियाजे। ठीक, तो एक्चुअली ये क्या होते हैं दोस्तों? आगमनात्मक विचार से संबंधित है। ठीक, तो इसमें व्याख्या, स्पष्टीकरण, ठीक, मतलब अहम केंद्रिता, ये इसके मुख्य गुण हैं। ठीक, तो इसमें आपका क्या होता है भाई, जब 6 से 11 वर्ष आयु के बच्चे हैं उनके लिए अधिगम आपका क्या होता है? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। विद्यार्थियों की एकेडमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए, बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए, इसके बारे में चिंतित ना होने के लिए, या फिर शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर है डी वाला। भाई शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करके आप अगर विद्यार्थियों का एकेडमिक परफॉर्मेंस को सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए भाई अभिभावक शिक्षक की इंटरैक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि उनके बीच में अंतःक्रिया बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, इससे होता क्या है कि जो अभिभावक है वो अपने बालक के बारे में जान पाता है शिक्षक के द्वारा, उसको उसके विकास की जानकारी मिलती रहती है। तो इसीलिए दोस्तों आजकल क्या होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक भिन्नता, ठीक है, भिज्ञता मतलब ना। इसके बाद व्यवहार परिवर्तन, विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? अब भी बताया है क्या है, व्यवहार परिवर्तन। अब अरे भाई कक्षा शिक्षण में जो अधिगम है उसको व्यवहार परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो नवाचार से है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? कौन है? टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक, ब्लैक बोर्ड। इनमें से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। क्या यूज़ कर रहे हैं आप अभी? इंटरनेट ना। तो इंटरनेट क्या है दोस्तों? नवाचारी स्रोत है। नवाचारी का मतलब क्या होता है? नया विचार। तो जो व्यक्ति या फिर जो सोर्स नए विचारों को अपनाता है उसको नवाचारी व्यक्ति या फिर नवाचारी सोर्स कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है। तो जो शिक्षण में इंटरनेट है वो एक आपका क्या है? नवाचारी सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। अधिगम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अगर उसकी योग्यता को बढ़ाने चाहते हैं तो अध्यापक को क्या नहीं करना है? स्वक्रिया को प्रोत्साहित करना, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, सूझ द्वारा सीखने का विकास करना, सामान्यीकरण पर बल देना। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका जवाब दे दो भाई। क्या इसका राइट आंसर है? इसका बी वाला राइट आंसर है कि भाई रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। ठीक, अब भाई रटने की प्रवृत्ति में अगर आप किसी को प्रोत्साहित करोगे तो भाई उससे क्या होगा कि भाई जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो आपकी कि दोस्तों क्या होगी? बाधित होगी। ठीक है, और अध्यापकों को हमेशा इस तरह के प्रोत्साहन से बचना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है कि अगर आप क्या करते हैं, पूर्व में सीखी गई कोई चीज़ है उस ज्ञान का प्रयोग नए सीखने में करते हैं, ठीक, तो वो उसको सकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है और नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता है नए सीखने को जो आपने पूर्व में सीखा है, तो उसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर वो सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है तो वो आपकी सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। अगर वो नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है तो वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। आपके सामने यहाँ पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर मशीनें रखी हुई हैं, ठीक है, मतलब ABCD में आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है? बताने हैं साधन, किस तरह के साधन है, श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है। ठीक है, ठीक, तो आपको यहाँ पर टीचिंग एड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किस तरह के ये साधन हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर। दोस्तों ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा हमने शायद गलती कर दी है, ये आपका प्रक्षेपित होगा। ठीक है, प्रक्षेपित साधन। ठीक, तो जो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है वो क्या होता है दोस्तों? एक प्रक्षेपित साधन होता है। ठीक है, यानी कि हम उसको क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं ना, प्रोजेक्टर। ठीक, इसके बाद प्रक्षेपण साधन। ठीक, इसके बाद टीवी क्या होता है दोस्तों? ऑडियो वीडियो। तो टीवी आपका क्या होगा? ऑडियो वीडियो, यानी कि श्रव्य दृश्य साधन। ठीक, इसके बाद जो चार्ट है, चार्ट कैसा साधन होता है दोस्तों? खाली दृश्य साधन होता है, तो ये ए वाला हो गया। और आवाज़ रिकॉर्डर, ये क्या होता है? श्रव्य साधन। तो सिंपल है, क्या करना है इसमें? ठीक, तो यानी चौथा और फिर आपका कितना? हाँ, तीसरा और पहला दूसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा, नहीं, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसमें क्या बताना ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से उसका आंसर दीजिए। सलीम संगीत में तो भाई निपुण है परंतु गणित में अच्छा नहीं है। ठीक, सलीम संगीत में तो निपुण है, ये निष्णात लिखा हुआ है, निपुण हुआ इसका मतलब, परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता। गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम से क्या कहेंगे?
उससे कहेंगे संगीत का कोई भविष्य नहीं है, उससे संगीत की पढ़ाई छोड़कर गणित की पढ़ाई करने को कहेंगे। उसके अभिभावक को बुलाकर बात करेंगे, उससे कहेंगे कि वो गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे। तो भाई क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? बिल्कुल सभी का सही है। उससे कहेंगे कि भाई वो गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे। ठीक है, आप किसी भी स्टूडेंट को उसके मनपसंद विषय से कभी भी दूर ना करें, ठीक है, ना ही उसे छोड़ने के लिए कहें। ठीक, अगर वो किसी अन्य विषय में कमजोर है लाइक मैथमेटिक्स, तो आप उसे उस विषय पर विशेष प्रशिक्षण दीजिए। ठीक है, और उसकी मूलभूत अवधारणाएं या कि जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी उसको समझाइए। ठीक, तभी जाके क्या होगा, वो उस विषय में भी रुचि लेने लगेगा। तो मैथ्स में भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर वो अन्य सब्जेक्ट में अगर अच्छा है, मैथ्स में कमजोर है, तो आप यही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया वह सही नहीं, तो आप क्या करेंगे? प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे और दूसरा प्रकरण स्टार्ट कर देंगे, छात्रों से कहेंगे भाई गलती हो गई और उसे ठीक करा देंगे, और छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे, छात्रों को डांटेंगे। भाई क्या करेंगे? सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि भाई छात्रों को कहेंगे कि भाई गलती हो गई और उसे आप ठीक कर देंगे, यानी बी वाला ऑप्शन चाहिए। ठीक है ना? तो भाई अगर शिक्षण के कार्य के समय पर अगर शिक्षक कोई गलत बता देता है या तथ्य उससे गलत कहता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि भाई अपनी गलती को तुरंत सुधार करे और सही फैक्ट को प्रस्तुत करे। ठीक, तो यही शिक्षण कार्य की सही विधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों को ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? ठीक दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज रखे हैं सारे पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, तो इनको हल्के में मत लेना। ये सारे क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कलेक्शन करने में, बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए अगर काम पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कई लोग देखते हैं, बस देख के चल देते हैं, इवन कुछ तो और महान डिसलाइक कर जाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हो तो यार लाइक कर लो, लाइक करने में क्या जाता है ना। आपकी कक्षा के कुछ छात्रों को ध्यान पढ़ने से हट गया है, तो आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने में क्या करेंगे? छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाएंगे, थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित कर देंगे, बच्चों को ध्यान लगाने को कहेंगे, या फिर कक्षा को खेल के लिए भेज देंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कि आप बच्चे को ध्यान लगाने के लिए कहेंगे। ये सबसे इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है भाई, कक्ष में छात्रों का ध्यान भंग हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाता है। ठीक, लेकिन छात्र की जो शिक्षक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पुनः उन्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें। ठीक है, तो ये किसी प्रकार का या कोई दोष नहीं है या फिर कोई गलती नहीं है, इसको तुरंत भी दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से इसका आंसर। शिक्षा की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, दार्शनिक की, मित्र की, कार्य सहभागी की, या फिर अनुदेशक की? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सोच के बताइए। आपके पास 3 सेकंड है, 1 2 3 सेकंड हो गए खत्म। इसकी क्या आंसर है, मित्र की। भाई आज की जो आधुनिक संकल्पना है उसके अनुसार कक्ष में आप अध्यापक की भूमिका एक मित्र की भांति होनी चाहिए, ताकि छात्रों के कौशल में विकास हो सके। ठीक है, और वो अपनी भावनाओं, विचारों, प्रश्नों आदि को निसंकोच अपने शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में तो यही दिखता है। ठीक है, तो वैसे मैंने इससे पूर्व में बताया है कि जो अध्यापक की भूमिका होती है वो कक्ष में, हाँ इससे पहले भी हमने यही बताया कि कक्ष में क्या होनी चाहिए, मित्र की भांति होनी चाहिए, और बाहर किसकी भांति होनी चाहिए, बाहर आपको गंभीर व्यवहार करना है। ठीक है, मैंने पहले भी यही बताया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया बाहर वाले और अंदर वाले में। ठीक है, तो कक्ष में आप हमेशा कैसे रहें, मित्र की भांति आप व्यवहार करें, और बाहर आप क्या करें, गंभीर होकर व्यवहार करें। तो कक्ष में आप मित्र की भांति व्यवहार करें, ताकि छात्र आपसे अपनी भावनाओं को शेयर करें, अपने विचारों, अपने प्रश्नों सभी को निसंकोच आपके सामने प्रस्तुत कर सके और आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई क्या करना है, गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करो, विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखो, ठीक है, नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करो, या फिर उनके आकांक्षा स्तर को घटाओ? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या करना चाहिए? भाई इसका राइट आंसर है कि आप क्या करें, नई तकनीक व नई विधियों का
प्रयोग करें। भाई विद्यार्थियों में अगर आपको मोटिवेशन को विकसित करना है तो हमेशा शिक्षक को नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? कौन सा क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर आध्यात्मिक? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सभी ने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है आध्यात्मिक। भाई अधिगम के मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। भाई जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वो अधिगम का भाग नहीं है। ये तो आपका क्या है भाई, एक सामाजिक और पारिवारिक परिवेश का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है? जब एक लाइव क्लास होती है, सजीव, लाइव का मतलब ये इंटरनेट पे लाइव नहीं, मतलब एक सजीव कक्षा, ठीक है, उस पे क्या होता है कि भाई निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या संभावित है? कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता और फिर विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। तो एक सजीव कक्षा में क्या संभावित है? ठीक, एक सजीव कक्षा में क्या संभावित है? शिक्षक छात्र वार्ता। ठीक, तो भाई कक्षा की स्थिति को जानने का सबसे बेहतर उपाय क्या होता है? शिक्षक छात्र वार्तालाप होता है। इसमें होता है क्या है भाई, छात्र हैं उनमें भी इंटरेस्ट बना रहता है और वे अपनी समस्या का समाधान भी आसानी से कर सकते हैं। और जो कक्षा का वातावरण है वो आपका कैसा रहता है? लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक बना रहता है। तो लाइव क्लास का मतलब यही है कि भाई शिक्षक और छात्र के बीच में वार्ता होती रहनी चाहिए, इंटरैक्टिविटी होनी चाहिए। अब वहाँ पर हंसी मजाक चल रही तो वो नहीं है, हंसी मजाक को मत समझ लेना। शिक्षक छात्र वार्ता मतलब वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होगी? विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या फिर प्रश्न पत्र तैयार करना। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? सभी लोग जानते हैं क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुनौती भरा काम होता है किसी भी शिक्षक के लिए। भाई अगर आपका शिक्षण ऐसा है कि जिसमें बच्चे उबाऊ हो गया, ठीक है, बोर हो गया, तो बच्चे आपको सुनेंगे ही नहीं और आपका शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि भाई एक शिक्षक को हमेशा अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना आवश्यक होता है, जिससे कि उसका शिक्षण कार्य उबाऊ ना हो और कक्षा में छात्र शांतिपूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? जल्दी से बता दीजिए। भाई एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करे, वही सबसे प्रभावी शिक्षक है। ठीक है, अब कक्षा पर कंट्रोल करना, कम समय में ज़्यादा जानकारी देना, असाइनमेंट को ध्यानपूर्वक जांचना, ये एक प्रभावी शिक्षक के गुण नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है। तो ये क्या है? कैसा अधिगम का स्थानांतरण है? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण या फिर प्रेरणात्मक स्थानांतरण। तो भाई इसका राइट आंसर भी सभी ने दे दिया होगा। हमने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, हालांकि ये क्वेश्चन नया है लेकिन इस टाइप के हमने कई क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, अभी मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की डेफिनेशन बताई थी कि अगर आप अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग, जो आपने पूर्व में सीखा है, उसको आप नई समस्या को सॉल्व करने में पॉजिटिवली करते हैं, यानी कि वो आपको लाभप्रद होता है, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो भाई आप गणित के सीखे गए प्रश्नों का प्रयोग आप किसी अन्य विषय के प्रश्न को सॉल्व करने में कर रहे हैं, तो यानी कि जो आपने जो पहले सीखा वो आपका काम आ रहा है नए सीखने में, नई समस्या को समाधान करने में। तो ये आपका एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वो है थॉर्नडाइक, कोहलर, कर्ट लेविन या फिर स्किनर।
तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? आपको मैं 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सोच लीजिए। 1 और 2 सेकंड हो गए। तो इसका राइट आंसर है कुर्ट लेविन। ठीक, कुर्ट लेविन दोस्तों एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को स्थान दिया है। लाइफ स्पेस का मतलब क्या होता है कि भाई जो आपका जीवन, व्यक्ति के जीवन के अनुभव और या फिर उसके आवाज़ से जहाँ से वो सीख कर आता है। ठीक है, लाइफ स्पेस का मतलब क्या है कि भाई जो व्यक्ति के जीवन के अनुभव और उसके जहाँ से वो रहने वाला है, जहाँ से वो सीखता है। ठीक है, तो उससे दोस्तों इसका मतलब होता है, कहने का मतलब है कि आपके जीवन के अनुभव और आपकी लिविंग, ठीक, जहाँ से आप सीख कर आते हो। ठीक, तो उससे ये रिलेशन है इसका, लाइफ स्पेस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, कहाँ से आरंभ होता है? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री से? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? आप जरा 2 सेकंड सोच के बताइए। अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री से? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है संपर्क से। संपर्क से ही आपका क्या होता है? सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ठीक है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है किससे? संपर्क से। ठीक है, जब आप लोगों के संग कनेक्ट होते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उससे आपका क्या होता है? सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। जितना ज़्यादा लोगों के संग संपर्क में आएंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा? सामाजिक अधिगम होगा। अलगाव से, भीड़ से, श्रव्य दृश्य सामग्री से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। भीड़ में आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आते तो भी आपका सामाजिक अधिगम नहीं होता है। ठीक है, आप जितना कनेक्शन बढ़ाएंगे, जितना आप कांटेक्ट में रहेंगे लोगों के, उतना ज़्यादा आपका क्या होता है? सामाजिक अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? जरा सोच के बताइएगा इसका राइट आंसर। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो इसलिए करना चाहिए दोस्तों कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सके। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें। जब छोटे शिक्षार्थी उनको कक्ष में समवयस्कों के संग अंतःक्रिया करने के लिए इसीलिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। केमासीबो यानी CBSE द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतें, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखने की किस प्रकार की अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाएं समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों के समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है। देखिए, एक CBSE द्वारा एक प्रगतिशील शिक्षा का मॉडल बनाया गया है और उसमें बच्चों के समाजीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उससे क्या अपेक्षा की जाती है, आपको उसके बारे में बताना है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? ज़रा सोच के बताइए। 2 सेकंड का मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों B, कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ठीक है, तो भाई जो CBSE द्वारा अपनाया गया प्रगतिशील मॉडल है, प्रगतिशील शिक्षा का जो मॉडल है, कि हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो सामाजिक, सामूहिक और समाज, देश आदि के भले के लिए तथा जिन कार्यों में भाग लेने में उनकी शिक्षा, मानसिक बुद्धि में विकास हो, उनमें वो अवश्य भाग लें।
ठीक है, यानी कि वो सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल भी सीखें। ठीक है, तो ये इनका क्या है, समाजीकरण का मॉडल है जो इनका प्रोग्रेसिव एजुकेशन में अपनाया गया है। तो उसमें इनसे यही एक्सपेक्टेशन है कि वे सामाजिक समूह में रहें, ठीक है, और समाज देश आदि के भले के लिए और जिन कार्यों से भाग लेने में उनकी शिक्षा, मानसिक बुद्धि, इनका विकास होता हो तो उनमें वो अवश्य भाग लें। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इसी से उनका क्या होगा, समाजीकरण होगा। ठीक है, तो भाई सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल भी सीखें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक अच्छा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। ठीक है, खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या फिर विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपके पास 3 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। सभी ने इसका राइट आंसर दिया होगा, आई होप कि इसका आंसर है डी। इसका आंसर डी है, यानी कि विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। आकलन का दोस्तों क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई बच्चों की अब अभिव्यक्ति को मेज़र करो, क्षमता को मेज़र करो, उन सभी का मापन करो। अब इससे क्या होता है कि बच्चों से कई प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं, जैसे कि भाई ओपन एंडेड प्रश्न करवाना, प्रोजेक्ट करवाना, पूरे परियोजना के कार्य, ठीक है, अवलोकन करवाना। तो इन सब के माध्यम से बच्चों की हमें अभिव्यक्ति, उनकी क्षमता का मापन कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन अगर आप विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, कई विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों का आकलन करके उनके बीच में आप क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो रचनात्मक आकलन के कार्य के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो रचनात्मक कार्य के अंतर्गत क्या आएगा, भाई खुले अंत वाले प्रश्न करो, परियोजना करो, अवलोकन करो, लेकिन विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के क्रम में अगर आप वो कर रहे हो तो भाई आप उनके द्वारा किए गए कार्यों का आकलन उनके बीच में तुलना करके कर रहे हो। ठीक है, जो कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी वाला दोस्तों, कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये आपका बच्चों के समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल यानी कि प्रोग्रेसिव मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है भाई, देखिए समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल क्या है कि भाई जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रतापूर्वक या सरलतापूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। लेकिन अगर आप विद्यालय में यदि कोई आप ऐसी बात या कार्य को बताएंगे या कराया जाएगा किसी ऐसे कार्य को जो छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न होगा या फिर उनके अनुकूल नहीं होगा, तो इससे छात्रों के समाजीकरण में विरोध होगा, यानी कि विरोध उत्पन्न होगा और किसी भी दशा में वो समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल नहीं होगा। ठीक है, तो भाई बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है कि वो अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह कर रहा है। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, जरा सोच के बताना कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है कि वह अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह क्या कर रहा है, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन या फिर सीखने का आकलन।
तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन का मतलब क्या है दोस्तों? फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक आकलन। जो सीखने का आकलन होता है वो क्या होता है? समेटिव असेसमेंट होता है। मैंने आपको पहले भी पूर्व वीडियो में बताया है। तो ये सीखने के लिए क्या कर रहा है? आकलन कर रहा है। तो इसके लिए क्या कर रहा है दोस्तों? वो कक्षा के कार्य को एकत्र कर रहा है, उन्हें पढ़ रहा है, उसके बाद में योजना बना रहा है कि वो अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो समायोजित करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो बीच बीच में, सत्र के बीच में आकलन कर रहा है बच्चों का। तो वो आपका क्या है? रचनात्मक आकलन है, जिससे कि बच्चों को तुरंत प्रतिपुष्टि मिल रही है कि वो कार्य को सही कर रहे नहीं कर रहे, उनको अपनी गलतियों के बारे में पता लग रहा है, जिससे कि वो उनमें सुधार कर सके। तो ये आपका क्या है? रचनात्मक आकलन, यानी कि सीखने के लिए आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। जो शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उसमें क्या होता है? उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जरा सोच के बताइएगा। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो क्या होगा? स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ठीक है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं वो व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। जब शिक्षक में दोस्तों स्वामित्व की भावना आती है तो उसमें स्वयं जिम्मेदार होने की भावना स्वतः ही आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो विद्यालय आधारित आकलन है उसमें अध्यापक में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट है उसमें जो शिक्षक है उसमें व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जब वो स्वामित्व रखेगा, समझ रहे हैं ना, कि आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो आप अगर सोचेंगे कि हाँ ये कार्य मेरा है। देखिए, किसी भी कार्य करने के दो आपके एस्पेक्ट होते हैं, या तो आप उसको ड्यूटी लें या फिर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ठीक है, तो अगर आप ड्यूटी की तरह लेंगे तो आप अपना 10 to 5 ड्यूटी करेंगे और निकलेंगे वहाँ से। ठीक, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो आप उसमें आपकी एक स्वामित्व की भावना आएगी कि भाई हाँ ये कार्य मेरा है। ठीक है, और मुझे इस कार्य को अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो भाई आपके अंदर जब स्वामित्व की भावना रहती है तो फिर आपको लगता है कि भाई हम स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि उसके लिए अंदर एक जिम्मेदारी की भावना आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अगर कोई कंपनी के मालिक हैं तो आप अपने आप ही उसके प्रति जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर कोई कंपनी का कर्मचारी है तो वो उसके प्रति उतना जिम्मेदारी नहीं लेगा। ठीक, तो यही यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? भाई अधिगम में असेसमेंट की आवश्यकता क्यों है? ग्रेड व अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण एवं क्षेत्रीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। आई होप कि सभी ने दिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रेरणा के लिए। ठीक है, प्रेरणा के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप जानते हैं प्रेरणा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो आकलन है दोस्तों वो आपका क्या है? प्रतिपुष्टि का कार्य करता है, फीडबैक देता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी को अपनी त्रुटियों का पता चल जाता है और वो उसका सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, और अध्यापक भी अपने शिक्षण विधियों में संशोधन कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं और अपने अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है।
आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, ज़रा सोच के बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ए वाला, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, आकलन क्या है, शिक्षण अधिगम में एक अंतर्निहित प्रक्रिया है। जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं ना, तो पहले सबसे पहले क्या होता है भाई, उद्देश्य का निर्धारण होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, पाठ्य वस्तु का संगठन होता है, फिर आप पाठ्य वस्तु की क्रिया करते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो इसी तरह से जब दोस्तों कक्षा शिक्षण होता है तो उसमें भी सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्य बनते हैं, फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं और फिर लास्ट में क्या करते हैं, आकलन करते हैं, यानी कि जो अंतिम पॉइंट होता है। ठीक है, तो भाई आकलन से आप अपनी शिक्षण विधियों में संशोधन कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और शिक्षण प्रक्रिया में अपने सुधार कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और आवश्यक अंग है। तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, तो यानी उसी के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर है स्वेच्छाचारी। भाई स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, बाकी जनतांत्रिक है, सहानुभूतिपूर्ण है, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये सभी क्या है, अच्छे शिक्षण की विशेषताएं होती है। ठीक है, अगर आप प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में शिक्षण करेंगे तो भाई हमेशा क्या होता है, अधिगम भी क्या होता है, अच्छे प्रतिफल के रूप में परिलक्षित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षण का वातावरण हमेशा जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और सहयोगात्मक भी होना चाहिए। इसके अलावा वांछनीय सूचनाएं देने वाला भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आप बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। सभी ने सही दिया होगा, पूछने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। भाई बच्चों को हमेशा कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। भाई आपको पता है बच्चों में जिज्ञासा, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, और इसके अलावा जैसे कि भाई अगर बच्चों में जिज्ञासा जागेगी तो वो क्या करेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, और प्रश्न पूछेंगे, आप उनका आंसर देंगे तो उनको अनुभव मिलेंगे, जिससे कि अधिगम होगा। ठीक है, तो कक्षा शिक्षण में हमेशा उनके प्रश्न को उनके मतलब प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रेरित करो, उनका सम्मान करो। ठीक है, हमेशा जब बच्चे कक्षा में अपनी जिज्ञासा प्रकट करें तो शिक्षक को तत्काल उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, और जिससे कि उसको पुनः प्रश्न पूछने के लिए वो प्रेरित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या फिर माता पिता की ओर से दबाव। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी कि अर्थपूर्ण संबंध। ठीक भाई, जब व्यक्ति किसी विषय वस्तु या फिर कोई घटना है उससे अर्थपूर्ण संबंध स्थापित कर लेता है तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित होकर कार्य करता है। ठीक, तो जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, तो या फिर हम कह सकते हैं कि भाई उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य में जब अर्थपूर्ण ढंग से संबंध स्थापित हो जाता है तो अधिगम को सकारात्मक रूप से वो प्रभावित करता है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी लोग आंसर दे देंगे, लेकिन कई सारी परीक्षाओं में दोस्तों आया हुआ है क्वेश्चन। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? थॉर्नडाइक, मास्लो, गिलफोर्ड या फिर काफ्का? क्या इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है बी, मास्लो। भाई मास्लो पिरामिड या मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया था, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, कभी आ सकता है थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, तो इससे इन्होंने 1946 में ये बुक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और इसमें इन्होंने पदानुक्रम के 5 अवस्थाएं बताई हैं।
ठीक है ना, एक पिरामिड टाइप का बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से बताइए, जैसे कि सबसे पहले थी इनकी शारीरिक आवश्यकता, ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता, फिर इसी तरह से आवास की आवश्यकता कह सकते हैं इसको, सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, फिर सम्मान होता है, फिर आत्म प्रेरित आवश्यकताएं होती हैं। तो ये दोस्तों आपका क्या है, पदानुक्रम का सिद्धांत है, ठीक है। तो ये भी आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, मैस्लो के द्वारा दिया गया था 1946 में। और इनकी बुक का भी नाम ध्यान रखेंगे, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत और नींद। जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? 2 सेकंड का आपके पास वक्त है। इसका राइट आंसर है आदत। भाई प्रेरक क्या होता है? ये वो उद्दीपक है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ना। तो प्रेरक क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, ये सारे के सारे क्या होते हैं? जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। और दूसरे होते हैं अर्जित अभिप्रेरक, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे क्या आता है भाई? पुरस्कार, प्रशंसा, नींद, ठीक है, निंदा सॉरी मतलब ना, और इसके अलावा आदत, ये आपके क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक अर्जित अभिप्रेरक है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? दल, टीम शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, सहयोगी अधिगम या फिर अन्वेषण अधिगम। जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर क्या है? 2 सेकंड का मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 2 हो गया, समय खत्म। इसको बोलेंगे सहयोगी अधिगम, ठीक है। अधिगम की व्यवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को भाई मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसको बोलते हैं सहयोगी अधिगम। अब भाई जो दल शिक्षण है, दल शिक्षण में तो क्या होता है भाई? एक से ज़्यादा टीचर जब एक क्लास को पढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाता है? दल शिक्षण कहलाता है। अभिक्रमित अनुदेशन दोस्तों, ये तो क्या आपका जो आपका क्या होता है? एक प्रोग्राम्ड होता है, मतलब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है? आपका इसमें तो क्या होता है भाई? जो शिक्षक है वही पूरा का पूरा कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा अन्वेषण अधिगम, अन्वेषण अधिगम में भी मैंने आपको बताया था कि एक जो छात्र होता है वो अकेले कार्य को करता है, ठीक है। मतलब फैक्ट्स को गैदर करता है और एक खोजी के रूप में कार्य करता है, लेकिन कैसे काम करता है? अकेले काम करता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें कई सारे छात्र क्या होते हैं? मिल के काम करते हैं। तो ये आपका दोस्तों क्या है? सहयोगी अधिगम का एग्जाम्पल है कि जिसमें एक साथी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के संग अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? ज़रा सोच के बताइए भाई। 2 सेकंड का समय आपके पास। इसका राइट आंसर है अभिप्रेरणा नहीं, सॉरी, इसका राइट आंसर है आवश्यकता, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता क्या होती है? अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के संग इस्तेमाल की जाती है। भाई जो मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसको क्या बोला जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत ही तो बोला जाता है ना। तो भाई मनुष्य में आवश्यकता है तभी तो उसमें अभिप्रेरणा जागृत होती है ना। तो अभिप्रेरणा किसके कारण है? वो आवश्यकता के कारण है, ठीक। अभी आप एलटी टीचर बनना चाहते हो, उसकी आवश्यकता है आपको, तभी आप क्या है? मोटिवेटेड हैं पढ़ाई की ओर को, ठीक। तो ये आपका दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। और कई सारे स्टेटमेंट दोस्तों क्या है? अभिप्रेरणा और आवश्यकता को लेकर दिए गए हैं, ठीक है। कि भाई जैसे कि प्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर उसको निर्देशित करती हैं, ठीक है। यानी कि आपकी आंतरिक ऊर्जा या फिर जो आपकी आंतरिक ऊर्जा क्या है? एक्चुअली आपकी आवश्यकता है जो कि आपको आपके लक्ष्यों की ओर को निर्देशित कर रही है। तो प्रेरणा वो प्रोसेस है जिससे आपके आंतरिक बल या फिर आपकी आवश्यकता आपको आपके लक्ष्यों की ओर को निर्देशित करती है। तो ये था दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन का सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जो कि मैंने आज पूछा था सुबह, कि जो अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल कहाँ है? आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया इसका। ये है देहरादून में, ठीक है। देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH के दोस्तों इसको नाम से जाना जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द
विजुअली हैंडीकैप्ड। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, राजपुर रोड पर ये स्थित है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको दिया, क्योंकि ये उत्तराखंड में ज़्यादातर समूहों के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं दिया था। चलो, आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।